नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। वैसे सोल्स होती हैं आत्माएं, लेकिन हम यहाँ पर सोल्स को मानेंगे मॉलिक्यूलर बॉडीज़। और कैसे मृत्यु के बाद हम जब दूसरे प्लेन में जाते हैं, मतलब हमारी फिज़िकल बॉडी तो यहीं जल के ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा हम लोगों का बच जाता है। एक हिस्सा तो ऐसा है जो कभी नहीं मरता और कभी पैदा भी नहीं होता, खाली उसके कांटेक्ट में आकर के हम सब अपने आप को बॉडी की तरह एक्सपीरियंस करते हैं। वो है सोल, और वो कहीं जर्नी नहीं करता, वो कहीं ट्रैवल नहीं करता। और दूसरा हिस्सा है हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म वर्ड को अच्छे से समझना होगा आप लोगों को, क्योंकि अभी जब हम लोग थिंक अगेन की सीरीज़ पढ़ेंगे तो उसमें सूक्ष्मता को बहुत बहुत गहराई से हम लोगों को यूज़ करना है अपने डे टू डे लाइफ में, आपस में बात करते समय, काम करते समय। तो दूसरा शरीर हमारा है सूक्ष्म शरीर या तो मॉलिक्यूलर बॉडी। तीसरा है हमारा कारण शरीर, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। और फिज़िकल बॉडी तो हमारी ख़त्म हो गई। तो मरने के बाद में हमको कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं मॉलिक्यूलर बॉडी के। तो यहाँ इस बुक में जर्नी ऑफ सोल्स में माइकल न्यूटन ने अपने पेशेंट्स को हिप्नोटाइज़ किया है, सम्मोहन करके पास्ट में लेकर गए हैं और नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजारा है। पिछली बार हमने पढ़ा था केस नंबर 7, जिसमें हमने उनका नाम दिया था लैरी बहू, लैरी की वाइफ। और उसने अपने हस्बैंड को भी देखा, अपने पिछले जन्म के हस्बैंड को भी देखा, उसके पहले के जन्म का भी हस्बैंड को देखा, क्योंकि ये सब के सब एक ही थे। और फिर अपनी फैमिली को देखा। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अगली बार एक ऐसे आदमी के मरने की कहानी बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। इतना अच्छा लगता है ना कि मरने के बाद हम सब मिलेंगे अपने प्रियजन से, कि हमको लगता है कि वही सबसे अच्छी चीज़ है और यही चलते रहे। लेकिन जैसे तबीयत ख़राब होती है तो दवा खाना भी टॉर्चरस होता है। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, ड्रिप चढ़वानी पड़ती है, कैथेटर या नेज़ल ट्यूब डलवाना पड़ता है। ये सब बहुत पेनफुल चीज़ें हैं। और सबसे पेनफुल तो होता है कोई बड़ा ऑपरेशन कराना हो। तो चाहे कितना भी रिलीविंग हो, ऑपरेशन के बाद आपको अच्छा लगे, आराम फील हो, ऑपरेशन अपने आप में थोड़ी रिलीविंग है, ऑपरेशन तो पेनफुल ही है। तो ये जो हम अपने प्रियजन को मिलते हैं मरने के बाद, उसके लिए उनको पहले बिछड़ना भी पड़ेगा हमको। तो जो भी लोग इस फिज़िकल वर्ल्ड से इतना स्ट्रांगली इमोशनली अटैच्ड हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं मरने के बाद, तो हो तो जाएगा, बट ये छोटे बच्चे से ज़्यादा नहीं है। मतलब ये जैसे छोटे बच्चे को अपने खिलौने पसंद होते हैं, ऐसे ही हम लोगों के लिए, इमेच्योर सोल्स के लिए, हमारे प्रियजन, डेड लोग दिखते हैं, पसंद आते हैं खिलौने की तरह। लेकिन मैच्योर आदमी की कहानी अलग होती है। तो आज जिससे हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में, वो रेशल नाम का एक बंदा है, उसका फ्रेंड है। एस नाम से दिया है, एस से कुछ भी नाम सोच सकते हम लोग। तो इसलिए मैंने आज की क्लास का नाम लिखा है एक समझदार आदमी के मरने की कहानी। जब वो मरता है, एक समझदार मतलब पढ़ा लिखा नहीं, बहुत काम, डिटैच्ड, इमोशनली वेरी स्टेबल, ऐसा आदमी जब मरता है तो उसकी कहानी क्या होती है। तो डॉक्टर एन ने उनको कहा कि अब तुम इस धरती को छोड़ चुके हो, अब तुम ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, बताओ क्या चीज़ महसूस कर रहे हो तुम स्पिरिट वर्ल्ड में। मैं चाहता हूँ तुम जो भी फील कर रहे हो मुझे बताओ। 2 शब्दों में आंसर दिया इस आदमी ने, साइलेंस, पीसफुल। अच्छा लग रहा है बस, खुशी नहीं, एक्साइटमेंट नहीं, किसी को देखा नहीं, साइलेंस एंड पीसफुल। फिर डॉक्टर ने पूछा क्या कोई तुमसे मिलने के लिए आया है? यस, इट्स माई फ्रेंड रेशल, शी इज़ ऑलवेज हियर फॉर मी व्हेन आई डाई। एक नए टाइप का इंसान से मिल रहा है ये आदमी बोलता है, हाँ हाँ मुझे रेशल मिलने आई है ना, और वो हमेशा मुझसे मिलने आती है। जितनी बार भी मैं मरता हूँ उतनी बार वही आती है। डॉक्टर एंड बोलते हैं, इज़ रेशल अ सोलमेट who has been with you in other lives, or she is someone who always remains here?
तो पूछते हैं कि ये रेशल कौन है? ये मॉलिक्यूलर वर्ल्ड की कोई बंदी है, या तुम्हारी सोलमेट है, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी जिसको तुम प्यार करते हो, पिछले कई जन्मों से तुम उसके साथ रहे हो? कौन है वो? तुम्हारी वाइफ है या कोई ऐसा मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का बंदा जो तुमको हमेशा हेल्प करता है, गाइड करता है? तो आदमी कहता है विद सम इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन मतलब हाँ, थोड़ा सा चिढ़ करके, क्या क्या पूछा है। बोलते हैं वो हमेशा यही रहती है। नहीं, शी डजंट ऑलवेज स्टे हियर, वो हमेशा यहाँ नहीं रहती, मतलब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में नहीं रहती हमेशा। शी इज़ विथ मी अ लॉट इन माई माइंड, वो हमेशा मेरे साथ रहती है मेरे मन में। व्हेन आई नीड हर, ख़ास तौर से जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है। शी इज़ माई ओन गार्डियन, ये नया शब्द है, वो मेरे लिए गार्डियन है। गार्डियन मतलब गार्जियन, गार्जियन, जैसे मैं आप लोगों का गार्जियन हूँ, मैं आपका पिता हूँ लेकिन फिर भी गार्जियन भी हूँ, डायरेक्टली मैं आपका फादर नहीं हूँ। तो कोई ऐसा बंदा जो आपको हेल्प करता है आगे नेविगेट करने में लाइफ में, विद अ पोसेसिव प्राइड, और बड़ी खुशी से बोलता है। जैसे अर्जुन कहेंगे कृष्ण मेरे गुरु हैं, ऐसे ही आदमी कह रहा है रेशल मेरी गार्डियन है, गार्जियन है। इस चीज़ को, एक गार्जियन और सोलमेट के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में। डॉक्टर एन पूछते हैं वाई डू यू कॉल दिस एंटिटी शी? तुमने इस औरत को इसको शी क्यों कहा? ये जो एंटिटी तुमसे मिलने आई है रेशल, इसको औरत क्यों कहा? बहुत बारीक चीज़ें हैं। पता है क्या होता है, जब हम कोई ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो हम ख़ास तौर से वो चीज़ें सुनना चाहते हैं जो हमको हमारे डर को कम करेंगी। आमतौर पे लोग इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं क्योंकि उनके आसपास में किसी की डेथ हुई है। आज ही मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया, उसने बताया 5 लोग मेरे घर में जलकर डेथ हो गई है 1 हफ़्ते पहले। मेरी वाइफ, मेरी भाभी, भतीजी, बेटी और एक और बंदे। और बोलते हैं मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, रो रहा हूँ, क्या एक बार बात हो सकती है उनसे? तो ये तो बहुत ही नेचुरल चीज़ है, इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप डिवाइन मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, सूक्ष्म शरीर में क्या चीज़ें होती हैं, इसको समझना शुरू कर दें तो आपकी साधना यहाँ पर बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारी साधना रिजल्ट है 2 चीज़ों का। कौन सी 2 चीज़ों का? चलिए, प्रैक्टिस और कंसंट्रेशन। फिलहाल मैं कहूँगा एक तो हमारे इमोशन किस चीज़ में लगे हुए हैं। जैसे क्लास चालू होने से पहले आप आए, चुपचाप बैठ गए, बट भैया लोग थोड़ा सा बिजी थे, हैं, तो इनका इमोशन था। आपको पता भी नहीं होगा कि चुपचाप बैठना भी अपने आप में एक साधना ही है। सबसे पहला इमोशन, किस चीज़ में आपको अच्छा लगता है, और दूसरा हैबिट जो आती है प्रैक्टिस से, और कंसंट्रेशन जो आपने कहा वो भी एक तरह से प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस करके ही तो ध्यान आएगा। तो इन चीज़ों को सुन करके आपके मन में इमोशंस जगेंगे कि क्या सही में ऐसा होता है। हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, मैंने सपने में ये देखा, मैंने सपने में आज बहुत ही बड़े आदमी को देखा, दुनिया के सबसे अमीर आदमी को देखा, लेकिन वो तो सपना है और मैंने अपने आप को ही देखा एक तरह से। क्योंकि मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में ज़्यादातर चीज़ें हमारी प्रोजेक्शन होती हैं। हमारे मन में जो चीज़ें हैं वो प्रोजेक्ट होकर के दिखाई देती हैं, कोई और नहीं होता। और वो क्यों हमको दिखाई देता है? क्योंकि वो चीज़ ने मुझे या तो बहुत ज़्यादा सुई चुभोई है, मतलब मुझे खराब महसूस कराया है, या बहुत ज़्यादा लार टपकवाई है, ललचाया है मुझे। किसी को देख करके हम बहुत ज़्यादा लोलुप हो जाएं तो उसे हम सपने में देखेंगे। किसी से बहुत डरते हैं तो उसे हम सपने में देखेंगे। और ये सब चीज़ें हैं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। तो मैं चाहता हूँ आप इसको समझें कि ये आदमी बोल रहा है कि आपने अपने गार्जियन को, रेशल को शी क्यों बोला, एक औरत की तरह संबोधित क्यों किया? आरंट स्पिरिट्स सपोज टू बी सेक्सलेस? क्या मॉलिक्यूलर बॉडी के भी सेक्स होते हैं? मैंने तो सुना है कि जो स्पिरिट्स होती हैं उनका सेक्स कुछ होता ही नहीं है, वो सेक्सलेस होती हैं। तो ये आदमी कहता है हाँ, आपका कहना सही है, मॉलिक्यूलर बॉडी का कोई सेक्स नहीं होता लिटरल तरीके से, क्योंकि वो दोनों रूप ले सकते हैं, आदमी का भी रूप ले सकते हैं, औरत का भी रूप ले सकते हैं। अब सुनिए, इससे मुझे क्या समझ में आया। हम लोग रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं, वो किसको देख पाते थे?
माँ काली को। तो क्या माँ काली का सेक्स फीमेल सेक्स था? वो तो देवी थी। तो वो अपने आप को उसी तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहती थी। कह रहे हैं रेशल वॉन्ट्स टू शो हर सेल्फ टू मी एज अ वुमेन। रेशल चाहती हैं कि वो मुझे एक औरत की तरह दिखें, जैसे माँ काली चाहती थी रामकृष्ण परमहंस को एक औरत की तरह दिखना, क्योंकि उसके जरिए आँख को कुछ समझ में आएगा, कुछ ऐसी वासनाएं होंगी जो माँ की तरह ही देख करके या एक औरत की तरह देख करके इनको समझ में आएगा। प्लस उस आदमी का जिसको मैं देख रहा हूँ, चाहे माँ काली है। अब हम लोग जब कहानियाँ सुनते हैं ना देवी माँ की, भगवान की, तो मैं चाहता हूँ फिर से रीडिफाइन करें, क्योंकि इन सब के एट्रीब्यूट्स सेम नहीं होते। शमशान तारा, माँ काली, विष्णु, ये सब के सब ना फिजिकल बीइंग है, ना ही तो मॉलिक्यूलर बीइंग है। ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक बीइंग्स हैं। ये आत्मन भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, स्पेसिफिक क्वालिटीज़। इसलिए विष्णु एक इंसान आदमी की तरह दिखाई देते हैं, लक्ष्मी एक औरत की तरह दिखाई देती हैं, हालांकि उनका सेक्स नहीं होता। तो ये कह रहे हैं उस आदमी का भी अपना एक मेंटल थिंग है, उस आदमी का डिसीजन है कि भाई मैं एक औरत की तरह दिखना चाहती हूँ। समझ में आ रहा है? ये हमारी एक तरह से क्लैरिटी भी समझ लीजिए, कन्फ्यूजन भी समझ लीजिए। अगर हम किसी खास टाइप के कपड़े को पहनना चाहते हैं, उससे हमारी पर्सनालिटी अच्छी निकल के आती है, तो अच्छी बात है, लेकिन वो डिपेंडेंसी भी है, कपड़े के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो ये डॉक्टर पूछता है क्या हम लोग जब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाते हैं मरने के बाद, तो एक आदमी या औरत की तरह फंस जाते हैं? मतलब एक शरीर जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है, ऐसे ही वहाँ पर एक आदमी की शरीर या एक औरत की शरीर हमारे पास होगी? बोलते हैं जब हम सोल हो जाते हैं, मतलब जब मॉलिक्यूलर बॉडी में जाते हैं, तो हम सब के सब इंक्लाइंड होते हैं। इंक्लाइंड मतलब हमारा झुकाव होता है, या तो हम आदमी की तरह इंक्लाइंड होते हैं या औरत की तरह इंक्लाइंड होते हैं। वो हमारी रियलिटी नहीं है, बट हमारा इंक्लिनेशन है। और फिर धीमे धीमे ये जो नेचुरल प्रेफरेंस है आदमी होने का या औरत की तरह एक्सपीरियंस करने का, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। डॉक्टर पूछते हैं क्या आप मुझे ये दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि रेशल जो आपकी गार्डियन है, उसकी आत्मा आपको कैसे देख रही है इसी समय? क्वाइटली, बहुत धीमे से बोलते हैं, अ यंगिश वुमेन, एक छोटी बच्ची जैसी है ये, एक यंगिश वुमेन, एज आई रिमेंबर हर बेस्ट स्मॉल विथ डेलिकेट फीचर्स। और यही तरीके से मैं उसको याद भी रखता हूँ, स्मॉल विथ डेलिकेट फीचर्स। कोई ऐसी देवी याद है जो छोटी सी हो, स्मॉल विथ डेलिकेट फीचर्स? चलिए कोई बात नहीं, देवी, क्योंकि ये गार्डियन है। चलिए देवी ना सही, हम लोग देवता मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं। अष्टवक्र छोटे से बच्चे थे, वेरी गुड। कृष्ण का भी बचपन का बाल रूप है। बहुत से लोग, गणेश जी हैं, कृष्ण जी हैं, इन सब का बाल रूप हम लोग को पसंद आता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं वो एक डेलिकेट फीचर्स हैं उसके, शक्ल, नाक, कान बहुत डेलिकेट है, मतलब बहुत नाजुक है। लेकिन इसकी वजह से उसके चेहरे में भी एक डिटरमाइंड एक्सप्रेशन आता है। डिटरमाइंड एक्सप्रेशन मतलब डरा हुआ नहीं, घबराया हुआ नहीं, कंफ्यूज्ड नहीं, संतुष्ट, क्लियर। डिटरमाइंड मतलब इसको पता है सब। कृष्ण जैसे लोगों की शक्ल डिटरमाइंड एक्सप्रेशन दिखाती है। सो मच नॉलेज एंड लव, बोलते हैं उनके चेहरे से मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान और लव दिखाई देता है। गार्डियन है। डॉक्टर पूछते हैं तो क्या इसका मतलब है कि तुम रेशल को पहले अर्थ में भी जानते थे, धरती पर भी? रिस्पॉन्डिंग विथ नॉस्टैल्जिया, तब अचानक से उनको लगा अरे हाँ, नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी बातों को याद करते हुए। वंस लॉन्ग अगो शी वॉज क्लोज टू मी इन लाइफ, नाउ शी इज़ माई गार्डियन। एक टाइम ऐसा था कि वो मेरे से बहुत क्लोज थी जब धरती पर था, और कौन से जन्म में था पता नहीं, लेकिन अब वो मेरी गार्डियन है। ये ऐसे ही कह सकते हैं आप कि हम लोग क्लोज्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक हैं, फिर बाद में मैं भटक जाऊं और मैं एकदम अय्याश बन जाऊं और आप स्पिरिचुअली बहुत आगे चले जाओ, फिर आपको लगे बड़े पापा एकदम भटक गए हैं तो मैं उनको हेल्प कर दूं, तो आप मेरी गार्डियन बन जाए, ऐसा कुछ। वो तो ठीक है, उनसे आपका कनेक्शन है पुराना, लेकिन आप क्या फील कर रहे हैं जब आप उनको देखते हैं?
फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। अगर आप सुबह उठ करके सपना लिखते हैं ना, तो ख़ास तौर से फीलिंग लिखिए। इसके बारे में अभी हम थिंक अगेन में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आदमी कहता है हाँ मुझे महसूस हो रहा है 2 चीज़ें, नहीं 3 चीज़ें, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी एंड लव। कामनेस मतलब शांत, ट्रैंक्विलिटी मतलब वो भी बहुत बड़ा शांति, ट्रैंक्विलिटी मतलब बहुत गहरी शांति। आप इस शांति को ऐसा मान सकते हैं जैसे आप जो शांत हैं वो, और एक रमण महर्षि जो शांत हैं वो। तो रमण महर्षि की शांति ट्रैंक्विलिटी मानी जाएगी, बहुत गहरी शांति, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इनको महसूस हो रहा है उनको देखकर, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी और लव, 3 चीज़ें ये फील कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि क्या आप और रेशल एक दूसरे को आंखों से देख रहे हैं? आप उनकी आंखों में और वो आपकी आंखों में देख रही हैं। हेजिटेट्स, सॉर्ट ऑफ बट डिफरेंट। ये हाँ कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है, एकदम नई चीज़ है। हम लोग जब किसी की आंखों में देखते हैं तो हम आंखों में नहीं देखते, हम आंखों के ज़रिए सामने वाले के मन के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मन सामने वाले के मन के अंदर झांकता है। यू सी द माइंड बिहाइंड वॉट वी टेक टू बी द आईज। अगर किसी की आंखें एकदम पत्थर की तरह, तो आप उसके मन में झांक नहीं पाएंगे, और आप बड़े खुश भी नहीं होंगे उसकी आंखों से आंखें मिला करके। और वहीं किसी को आपने देखा और उसको देख करके आपको तुरंत मुस्कुराहट आ गई, वो भी सॉफ्ट हो गया, तो आप जान गए कि हाँ ये अपना जैसा है, अपनापन है। तो कह रहे हैं यू सी द माइंड बिहाइंड वॉट वी टेक टू बी द आईज। जिस चीज़ को हम आंखें बोलते हैं वो असल में आंखें नहीं हैं, वो मन है आंखों के पीछे। बिकॉज दैट इज़ वॉट वी रिलेट टू ऑन अर्थ, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसको हम धरती पर रिलेट करते हैं एक दूसरे से। और हम जब धरती पे हों और हम समझदार हैं तो हम वहाँ पर भी यही कर सकते हैं, किसी आदमी की आंखों में देखें और उसके मन के अंदर झांक सकें। आंखें खाली आंखें नहीं हैं, आंखें केवल खिड़की हैं किसी के अंदर झांकने का। इसलिए रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि या कृष्णमूर्ति जब किसी को देखते थे तो लगता था आसमान झांक रहा है, या हमारे साईं बाबा जब किसी को देखते थे तो ऐसा लगता है जैसे आपके आर पार देख पा रहे हैं। और फिर भी आपको ख़राब नहीं फील होता था, आपको शर्म नहीं आती थी, आपको अच्छा लगता था कि चलो वो मुझे समझ रहे हैं। तो ये बताइए अपनी आँखों से हम धरती में क्या कर सकते हैं जब जिंदा हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, और जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में आए मर के तो यहाँ पर भी वही करें। जब आप किसी इंसान की धरती पे, जब आप किसी इंसान की आंखों में देखते हैं, इवन पीपल यू हैव जस्ट मेट, कोई नया इंसान पहली बार मिले, एंड सी अ लाइट यू हैव नोन बिफोर, और फिर आप उसके अंदर में एक लाइट देखते हैं, रोशनी देखते हैं जो आपने पहले देखा है, तो वही बताता है उस आदमी के बारे में कुछ। इंसान की तरह ब्रेन हमारा चीज़ों को याद नहीं रख पाता, उसका काम है डिलीट करना। बेचारे हम लोग रोज़ वीडियोस के फुटेज बनाते हैं, उसको अपने SSD में इकट्ठा करते हैं, फिर हफ्ते 10 दिन में उसको डिलीट करना पड़ता है क्योंकि मेमोरी कम है। यही लिमिटेशन हमारे ब्रेन की भी है कि ठीक है बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, बट फिर भी बहुत कम है क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है। बट सोल की कोई मेमोरी की कमी नहीं है। अगर आप थॉट में सोचने की कोशिश करेंगे कि मैं क्यों इस आदमी को पसंद करता हूँ, पता नहीं, लेकिन हाँ सोल्स रिमेंबर। जब मैं बड़ी मम्मी को पहली बार मिला था, या श्रवण से पहली बार मिला, या अब तो बहुत से लोगों से मुलाकात हुई है पहली बार में कोई अच्छा लगता है। वो अच्छा इमोशन की बात नहीं है, वो लाइट दिखाई देती है, एक समझ मालूम पड़ता है सामने वाले के बारे में, एक भरोसा। लाइट वो लाइट नहीं है जो बिजली की लाइट होती है या सूरज की रोशनी होती है, वो लाइट नहीं है। उस आदमी के अंदर में से, जैसे ये कह रहे हैं कि रेशल को देख करके कामनेस, ट्रैंक्विलिटी या लव फील हो रहा है, और कुछ ऐसा जिसको उसके साथ रह करके आपको फील होता है उसकी आंखों को देख करके। तो ये आप कर सकते हैं धरती पे। अगर आप ये कर सकें तो आप वहाँ पर भी तुरंत पहचान लेंगे लोगों को मरने के बाद भी। ऑथर कह रहे हैं कि मैंने इस बात को खाली इन्हीं से नहीं सुना है, और भी मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं, उन्होंने बताया है मुझे।
As for myself, I have knowingly experienced this instant recognition only once in my life at the moment I first saw my own wife. और ऑथर हमारे डॉक्टर कहते हैं इस चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में खाली एक ही बार एक्सपीरियंस किया है, जब मैंने अपनी वाइफ को देखा था तुरंत मुझे लगा कि ये बंदी और मैं, हम दोनों पास्ट लाइफ के कुछ कनेक्शन के हैं और प्यार हो गया था. द इफेक्ट इज़ स्टार्टलिंग, और इसका जो असर होता है एकदम स्टार्टलिंग होता है, चकाचौंध करने वाला, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि यार हम किसी किसी को 20 साल से जानते हैं फिर भी उससे दोस्ती नहीं होती, दोस्त हैं फिर भी अजनबी हैं, और किसी के साथ मुश्किल से 2 दिन हुआ और अब ऐसा लगता है कि इसके बहुत पुराने दोस्त हैं हम. तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो धरती पर एक दूसरे को देखते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं. वो गाना कौन सा था, इसमें वो बोलती है कि हम पिछले जन्म में मिल चुके हैं, यही वो जगह है, यही वो यहीं पर कहीं कभी आप हमसे मिले हैं. तो ये आदमी कहता है यस इट्स अ डेजा वू. डेजा वू मैंने पहली बार कहाँ सुना था? मैट्रिक्स में. डेजा वू मतलब आपको फीलिंग आती है ऐसा पहले हो चुका है. जब मैंने बड़ी मम्मी से पहली बार मुलाकात हुई थी, जब मैंने उनकी शक्ल देखी थी और वो किताबें पढ़ रही थी, मुझे लगा बड़ी पढ़ाकू लड़की है भैया, ये इसके सामने तो बेइज्जती हो ही जाएगी. इसलिए ज़्यादा दिखाने की कोशिश मत करो. कोई नकली मेडिकल की किताब उठाओगे, पढ़ के दिखाने की कोशिश करोगे, तुरंत 1-2 सवाल पूछ लेगी, बेइज्जती हो जाएगी. इसलिए चुपचाप जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो ईमानदारी से. मैं कृष्णमूर्ति पढ़ता रहा और फिर उन्होंने बातचीत शुरू कर दी, सर आप क्या पढ़ रहे हैं? और फिर बातचीत करते करते ऐसा लगने लगा कि हम बहुत पुराने दोस्त हैं. डेजा वू मतलब पहले भी हम मिल चुके हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है. डॉक्टर पूछते हैं मान लो तुम्हारी गार्जियन ये जो रेशल है, इन्होंने इंसान का रूप नहीं लिया होता तो क्या तुम उनको पहचानते? कैसे पहचानते? कैसे समझ में आता? वेल नेचुरली वी कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई ईच अदर बाय द माइंड. मैंने उस दिन कहा था सपने में हम शक्ल नहीं देख पाते, तो गरिमा ने कहा नहीं मुझे बड़ी मम्मी की शक्ल ही याद है. हम ये भूल जाते हैं कि शक्ल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, माइंड को, थॉट्स को या माइंड को. तो ऑथर कह रहे हैं, मतलब ये जो उनका पेशेंट है कह रहा है हाँ हम एक दूसरे को पहचान जाते माइंड के ज़रिए. बोलते हैं हम वैसे भी पहचान जाते एक दूसरे को, लेकिन जब शक्ल देखो ना तो अच्छा लगता है. किसी की जान पहचान की शक्ल हो तो फेमिलियर लगता है और आपको तुरंत एट ईज़ फील होता है, ऐसा लगता है आप घर में हैं. डॉक्टर पूछते हैं इसका मतलब यह है कि मरने के तुरंत बाद जब आप किसी को देखते हैं और इंसानी रूप में देखते हैं तो आपके लिए अच्छा है ना रीएडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि आप फिजिकल बॉडी से मॉलिकुलर बॉडी में जा रहे हैं तो एक तरह का एडजस्टमेंट हो रहा है रीएडजस्टमेंट के लिए. या अदरवाइज यू फील अ लिटिल लॉस्ट एट फर्स्ट, लोनसम एंड मे बी कन्फ्यूज टू. ये आदमी कितना मेच्योर है, इसको कोई ज़्यादा लोग दिखाई दिए नहीं, ना इसकी वाइफ, ना अंकल रेशल, ना अंकल चार्ली, ना कोई और दिखाई दिया. बोलता है कि हाँ अगर कोई इंसान नहीं दिखता तो आपको अकेलापन महसूस होता है और कभी कभी आपको कंफ्यूज्ड भी फील होता है. इस आदमी को अब याद आ गया है कि मैं पहले बहुत बार मर चुका हूँ. बोलते हैं रेशल को यहाँ देख करके फिजिकल फॉर्म में मैं फटाफट एडजस्ट कर जाता हूँ, और जब शक्ल देखो रेशल की तो एक बिग बूस्ट मिलता है, ऐसा लगता है अरे मिल गए, वापस घर आ गए. जैसे हम लोग यहाँ से जाएँ लखीमपुर से आप बेंगलोर जाएँ, इलाहाबाद जाएँ, फिर वहाँ कई दिन तक रहें, फिर वापस आए, बोले अरे थैंक गॉड घर पे आ गए. ऐसा कुछ मरने के बाद आपको महसूस होता है, चलो घर आ गए. अब ऑथर और क्यूरियस हो गए हैं कि रेशल ही क्यों दिखाई दे रही है, और क्या रेशल तुम्हें हर बार दिखाई देती है, जितनी बार भी तुम मरते हो हर बार रेशल ही दिखाई देती है ताकि तुम रीएडजस्ट हो सको अपने मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में. ईगरली ओह यस शी डज, ओह बिल्कुल बिल्कुल वही दिखाई देती है. एंड शी गिव्स मी सिक्योरिटी. आई फील बेटर व्हेन आई सी अदर्स आई हैव नोन बिफोर टू. बोलते हैं उसको देख करके मुझे सिक्योरिटी की फीलिंग आती है. आप लोगों को याद है हमारे साईं बाबा क्या बोलते थे, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, अपने शिष्यों को. और रमन क्या कहा करते थे, कैसे पकड़ के रखूंगा, जैसे शेर अपने शिकार को पकड़ लेता है गर्दन से, ऐसे ही मैं अपने सभी शिष्यों को पकड़ के रखूंगा. अरे ये तो लॉ ही है. हम देखेंगे उनको जो हमारे गार्जियंस हैं, या तो हमारे गुरुजी दिखाई देंगे या हमारे
माँ बाप, भाई बहन, बीवी वगैरह, अनलेस एंड अनटिल हम बहुत बड़े क्रिमिनल वगैरह हैं, क्राइम करते हैं और एकदम ख़राब आदमी हैं, अनलेस अनटिल, तो इसका मतलब वो सही कह रहे थे। बोलते हैं उनको मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आई सी अदर्स आई नो बिफोर टू, बोलते हैं कभी कभी मैं दूसरों को भी देखता हूँ बट इनको देख करके मुझे बहुत सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। एंड डू यू स्पीक टू दीज पीपल, बोलते हैं और दूसरे लोगों को जो तुम देखते हो क्या उनसे बात भी करते हो? नो वन स्पीक्स, वी कम्युनिकेट बाई माइंड। देखिए इसके पहले की जो हमारी केस स्टडी थी उसमें बातें कर रही थी अपनी माँ से, ओ अंकल, ओ मदर, और रो रही थी। ये आदमी बोलता है हम बात नहीं करते हैं, वी कम्युनिकेट थ्रू माइंड। मैंने किया है, पता है आपको ना, मैंने आपको नहीं बताया। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि जब मैंने जनुगा वाला एक्सपीरियंस था, वो भैंस वाला, मूर्ति वाला, तो उसमें एक सेकेंड एक्सपीरियंस था जिसमें मैं एक जैन मॉनेस्ट्री में गया था, पहाड़ों में एक मंदिर था और वहाँ पर एक सिलाई मशीन के अंदर, एक मशीन के अंदर में पत्थर डाल रहे थे और वहाँ से क्या निकल रहा था? हीरा निकल रहा था। तो मैंने मन में सोचा था, पत्थर तो हीरे बनते हैं लेकिन बहुत साल लगते हैं इसको, पत्थर हीरे बनते हैं लेकिन बहुत साल लगते हैं। ये चीज़ मैंने बोला नहीं था, मन में सोचा था और उस आदमी ने मेरा मन भाप लिया। उसने कहा कि नहीं, यहाँ टाइम नहीं लगता है, यहाँ तो तुरंत हो जाता है। तो मुझे लगा ये आदमी माइंड पढ़ लेता है। बिल्कुल पढ़ लेता है, क्योंकि वहाँ पर हम माइंड ही होते हैं, वी कम्युनिकेट बाय द माइंड। तो ये डॉक्टर पूछते हैं टेलीपैथिकली, मतलब बिना बोले मन से मन की बात हो जाती है। यस, इज इट पॉसिबल फॉर सोल्स टू हैव प्राइवेट कन्वर्सेशन विथ विच कैनॉट बी टेलीपैथिकली पिक्ड अप बाय अदर्स? बोलते फिर दो लोग अगर मान लीजिए प्राइवेट बात करना चाहेंगे तो फिर तीसरा भी पकड़ लेगा, फिर क्या करें? प्राइवेट बातचीत कैसे होगी? फॉर इंटीमेसी, यस, बोलते हैं हाँ ऐसा कभी कभी होता है, लोग इंटीमेसी चाहते हैं, प्राइवेसी चाहते हैं, होता है। हाउ इज दिस डन, तो कैसे होता है? बाई टच, इट्स कॉल्ड टचिंग कम्युनिकेशन। टच करके हम प्राइवेटली अपनी बात कह सकते हैं, उसमें किसी और को नहीं पता चलता। इसको कहा जाता है टचिंग कम्युनिकेशन। बोलते हैं ये ध्यान रखिएगा कि बहुत से लोग जब बहुत नज़दीक होते हैं तो अपनी पर्सनल बातचीत टच के ज़रिए एक दूसरे को बता सकते हैं। इस टच में होता क्या है, इलेक्ट्रिकल साउंड इम्पल्स ट्रैवल करता है। और बोल रहे हैं कि अक्सर यही होता है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो लोग ये टच वाली बात बताते भी नहीं हैं, उनकी प्राइवेट बात है, बोलते ये नहीं बताएंगे, हिप्नोसिस में भी नहीं बताएंगे। फिर डॉक्टर पूछते हैं कुड यू क्लैरिफाई फॉर मी हाउ ह्यूमन फीचर्स कैन बी प्रोजेक्टेड बाय द सोल, बाय यू एज अ सोल? ये बताइए। अब ये बड़ा क्यूरियस आदमी, बिकॉज ये जो आदमी जो मरा हुआ है, मतलब मरने का एक्सपीरियंस झेल रहा है, वो आदमी बड़ा जानकार है, बहुत मेच्योर है। तो ये पूछ रहे हैं कि एक आदमी मरने के बाद आदमी के जैसा शरीर कैसे प्रोजेक्ट कर लेता है, क्योंकि ब्रेन और टिश्यूज तो यहाँ ख़त्म हो गया, तो प्रोजेक्शन कैसे होता है? फ्रॉम माई मास ऑफ एनर्जी आई जस्ट थिंक ऑफ द फीचर आई वॉन्ट बट आई कांट टेल यू वॉट गिव्स मी द एबिलिटी टू डू दिस। बहुत अच्छे से आंसर दिया है। बोलते हैं मेरे पास अपनी खुद की एक मास ऑफ एनर्जी है, मैं अपनी बॉडी को सोचता हूँ और वो दिख जाती है बॉडी। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे ये काबिलियत कहाँ से आई है, मैं नहीं जानता। और क्यों नहीं पता इनको ये क्यों नहीं पता कि इनके पास अपने माइंड में बॉडी को प्रोजेक्ट करने की ताकत कहाँ से आई है? अनंतता, आत्मा को केवल आत्मा जानती है। ये बाकी चीज़ें एक्सटर्नल हैं, चाहे मॉलिकुलर बॉडी हो, चाहे थॉट्स हो, चाहे किसी को देखना हो, ये सब का सब लिमिटेड नॉलेज है। कंप्लीट नॉलेज किसको है? डिवाइन फ्रैगमेंट को, आत्मा को। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास ताकत कहाँ से आई है। जैसे हम लोग को नहीं पता नींद कैसे आती है, कौन आपको सुला देता है, कौन जगा देता है, नहीं पता हमको। कौन पैदा करता है, कौन मारता है, हमको नहीं पता। इसलिए उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से आती है ताकत। डॉक्टर पूछते हैं वेल देन कैन यू टेल मी वाई यू एंड अदर सोल्स प्रोजेक्ट सर्टेन फीचर्स एट डिफरेंट टाइम्स? तो ठीक है, मुझे ये बताइए कि आखिर क्यों आप या कोई और इंसान अलग अलग तरीके से अपने फीचर्स को प्रोजेक्ट करता है। कोई आदमी की तरह दिखाई देता है, कोई और की तरह, क्यों? लॉन्ग पॉज, खूब लंबे समय तक सोचता है पहले। इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर इन योर मूवमेंट्स अराउंड हियर व्हेन यू सी अनदर एंड योर स्टेट ऑफ माइंड देन। ओहो,
जैसे यहाँ पर है वैसे वहाँ पर भी है। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं, कोई आदमी सूट कब पहनता है, अंडरवेयर बनियान कब पहनता है, नाइट सूट कब पहनता है, भाई सिचुएशन के हिसाब से। तो ये आदमी कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर इन योर मूवमेंट अराउंड हियर। सबसे पहली चीज़ तो आप कहाँ पर हैं, आप अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में कहाँ पर हैं, किस स्टेट में हैं, हायर स्टेट पर हैं कि लोअर स्टेट पे हैं। नंबर 1, व्हेन यू सी अनदर एंड योर स्टेट ऑफ माइंड देन, और उस समय जब आप किसी को देख रहे हैं तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है। मान लीजिए आप बहुत इमेच्योर हैं, बच्चे की तरह हैं, छोटे बच्चे की तरह। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे उसमें साइकोलॉजी ऑफ मनी में, एक छोटा बच्चा जब उसके पिता चले जाते हैं घर छोड़ के तो क्या सोचता है, गए हमेशा के लिए चले गए, मर गए, मतलब मरना भी नहीं पता उसको तो। और जब वापस आते हैं तो क्या करता है वो ऐसे ही एक आदमी जो इमेच्योर सोल होता है, जब वो मरता है, दादाजी दिख रहा है, ये तो गरिमा है। और वहीं जो मैच्योर सोल है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, ये मुझे दिखाई दे रही है, इसका मतलब मैं मर चुका हूं। और आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, ये जो इमोशंस में हाई होना लो होना, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे आप बता रहे थे कि मैं बैंगलोर में था, रो रहा था। पता है हम लोगों के साथ एक और दिक्कत है, हम जो इमोशंस फील करते हैं ना उसको पसंद नहीं करते, इसलिए हम बोलते हैं रो रहा था मैं। रो रहे थे तो क्या हुआ। हम लोग जब फिल्में देखते हैं बहुत इमोशनल सीन होता है तो आंखों में से आंसू हो जाते हैं, तब तो नहीं बोलते रो रहे थे। एक बहुत स्ट्रांग इमोशन है, वो आंखों के जरिए बाहर निकल गया, तुमने मुझे रुलाया है। तुम्हें एक इमोशन फील किया, किसी सिचुएशन में गए और कुछ फील किया, बात खत्म। अगर आप उसको, जैसे श्रीश कहते हैं, वर्बलाइज ना करें तो इमोशन आपको ग्रिप नहीं करेगा और आप उसके बियॉन्ड जा सकते हैं। इमोशंस को आप यूज करेंगे लेकिन आप इमोशन से यूज नहीं होंगे। इसलिए कृष्ण गुस्से में भी चक्र नहीं उठाए। उन्होंने कसम खाया था ना महाभारत में, क्या करेंगे, कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं। और देख रहे हैं अर्जुन और वो कौन, भीष्म, दोनों की लड़ाई हो रही है। और भीष्म को अर्जुन इतना प्यार करता था जैसे आप लोग मुझे प्यार करते हैं, और हम दोनों की लड़ाई हो गई और आपको मुझे गोली मारनी है। तो अर्जुन बार बार कभी दाएं मारे कभी बाएं मारे, वो बोल रहे हैं वो अधर्म का साथ दे रहा है तो उनको मारो। तो अर्जुन मार रहे बट नाटक कर रहे हैं। तो गुस्से में जाकर के एक रथ का पहिया उठा करके मारने चले गए। और वहाँ पर भीष्म बोलते हैं हाँ मैंने तो कसम खाई थी कि मैं आपसे अस्त्र उठवाऊंगा ही, मेरी कसम पूरी हो गई। बट उनकी भी कसम भगवान ने पूरी करवाई। भाई आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, ये हमेशा बार बार पूछिएगा अपने आप से। जब दुखी हैं तो अपने आप से पूछिएगा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, नहीं मैं इस स्टेट ऑफ माइंड को पसंद करता हूं कि नापसंद करता हूं, और अगर नापसंद करता हूं तो क्यों नापसंद करता हूं। एक फिल्म देखी, बहुत बोरिंग फिल्म है, तो क्या मैं उसको आराम से देख सकता हूं। इसलिए सिद्धांत की बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। उस दिन फिल्म लगी हुई थी ऊपर, हम सब देख रहे थे, आप बोर हो गए, गरिमा बेचारी छत पे देखने लगी, मैं भी सोने लगा, लेकिन वैभव देख रहा था और सिद्धांत देख रहा था। एक बोरिंग फिल्म को, एक बोरिंग बुक को, एक बोरिंग इंसान को, एक बोरिंग काम को जो आदमी कर सकता है बिना बोर्डम दिखाए या वर्बलाइज किए, वो आदमी ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। तो ये डॉक्टर पूछते हैं दैट्स व्हाट आई वांट टू गेट एट, टेल मी मोर अबाउट रिकॉग्निशन। बोलते यही तो मैं जानना चाहता हूं कि आप एक दूसरे को पहचानते कैसे हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। टेल मी मोर अबाउट रिकॉग्निशन, पहचान के बारे में बताइए। तो ये आदमी कहता है यू सी रिकॉग्निशन डिपेंड्स ऑन अ पर्सन्स फीलिंग व्हेन यू मीट देम हियर। बोलते वहां पर शक्ल से पहचान नहीं होती है, फीलिंग से होती है। मैं आपको देख करके कैसा फील कर रहा हूं वो ही मेरा पहचान है आपका। यही सपने में भी होता है। मैंने आज सपने में देखा कि मैं बिल गेट्स का एक ट्रांसलेटर हो गया हूं। उनको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। तो मैं किसी की हिंदी बातें सुन करके उनको समझा रहा हूं और बिल गेट्स बड़े खुश हो रहे हैं, शाबाश। अब बिल गेट्स कौन है, वो कोई इंसान नहीं है मेरे लिए, वो तो एक कैरेक्टर है जिनकी वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं।
उनको देख करके हमारे मन में क्या फीलिंग आती है, विचार से भी ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग होती है। तो कह रहे हैं डिपेंड करता है कि आप क्या फील करते हैं। दे विल शो यू वॉट दे वॉन्ट यू टू सी ऑफ देम सेल्फ एंड वॉट दे थिंक यू वॉन्ट टू सी। ये सुनिए, आपके पास एक आए गार्डियन, एक गुरु आए, दे विल शो यू वॉट दे वॉन्ट यू टू सी ऑफ देम सेल्फ। हमारे साथ यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में भी होता है, हम एक दूसरे को क्या दिखाते हैं। दे विल शो यू वॉट दे वॉन्ट यू टू सी ऑफ देम सेल्व्स। मैं आपको अपना क्या दिखाऊंगा, वही जो मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, मैं आपको कभी नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। एंड वॉट दे थिंक यू वॉन्ट टू सी, प्लस मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जो मुझे लगता है आप देखना चाहते हैं। आप मुझसे पूछेंगे बड़े पापा मेरे नंबर अच्छा है कि खराब, मैं सोचूंगा कि आप क्या मुझसे सुनना चाहते हैं, वो मैं दिखाऊंगा। ये मेच्योर सोल बता रहा है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर मीटिंग विद देम। प्लस ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किन परिस्थितियों में सामने वाले से मिल रहे हैं। कैन यू बी मोर स्पेसिफिक what different circumstances can cause energy forms to materialize in a certain way towards other spirits? ये बड़ी क्यूरियोसिटी की चीज़ लग रही है डॉक्टर को कि कैसे एक मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में मेरे माइंड में कुछ चीज़ें हो रही हैं और सामने एक एनर्जी को मटेरियलाइज हो रहा है। फिल्मों में देखते हैं ना, प्रकट होना। हाँ एग्जैक्टली, बोल रहे हैं आप क्या करते हैं, कौन सी चीज़ है कि सामने चीज़ें लोग प्रकट हो जाते हैं। कैन यू बी मोर स्पेसिफिक, क्या और थोड़ा बारीकी से समझा सकते हैं। वॉट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस कैन कॉज एनर्जी फॉर्म्स टू मटेरियलाइज। कौन कौन से अलग अलग परिस्थितियां हैं जिसमें एनर्जी फॉर्म्स मटेरियलाइज हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं इन अ सर्टेन वे टुवर्ड्स अराउंड अदर स्पिरिट्स, आपके सामने या किसी के सामने। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर बीइंग इन देयर टर्फ और योर टर्फ। ये डिपेंड करता है कि आप उनके क्षेत्र में हैं कि वो आपके क्षेत्र में है। मैं आपके घर में आया तो मुझे आपके हिसाब से आपको मिलना पड़ेगा। मैं आपके बेडरूम में जाके सो नहीं सकता, गेस्ट रूम में बैठा रहूँगा क्योंकि मैं आपके घर में आया हूँ। आपके घर में आया हूँ तो कौन सा कपड़ा पहन के आऊँगा, मेहमानों का कपड़ा। आप मेरे घर में आए हैं तो मैं ज़्यादा फ्री हूँ। तो ऑथर कहते हैं हाँ, डिफरेंस है कि आप उनके टर्फ में हैं कि वो आपके टर्फ में है। टर्फ मतलब जगह। They may choose to show you one set of features in one place, while in another you might see something else. एक जगह पर आप देखेंगे एक फीचर और दूसरी जगह पर एकदम अलग फीचर्स। Note: spiritual territory will be explained as we proceed further into the spirit world. अब इसका मतलब मरने के बाद लोगों के अपने क्षेत्र भी होते हैं। क्षेत्रज्ञ कहाँ सुना है? भगवत गीता में है। कुरुक्षेत्र तो है ही, इसको क्षेत्रज्ञ, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है कृष्ण ने। इनफैक्ट यहाँ जो हम लोग क्षेत्र देखते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये उसी का कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास पहुँचा है, मेरा वाला। आर यू टेलिंग मी दैट अ सोल में शो यू वन फेस एट अ गेटवे ऑफ द स्पिरिट एंड अनदर इमेज लेटर इन द डिफरेंट सिचुएशन? आपका कहने का मतलब है कि एक स्पिरिट मुझे जब गेटवे पे मिलेगी तो एक चेहरा दिखाएगी और फिर दूसरी परिस्थिति में दूसरा चेहरा दिखा देगी। दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। तो डॉक्टर पूछते हैं आखिर क्यों एक आदमी एक टाइम पर एक चेहरा दिखाता है फिर बाद में एक चेहरा बदल देता है, क्यों? ये बहुत ही समझदार आदमी ने अपना शरीर छोड़ा है और उसकी मरने के बाद उसकी मुलाकात किससे हुई थी? रेशल से। रेशल एक यंग लड़की के रूप में उसको दिखाई दे रही थी, याद है? तो आगे डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं उससे, आर यू टेलिंग मी दैट अ सोल में शो यू वन फेस एट अ गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड एंड अनदर इमेज लेटर इन अ डिफरेंट सिचुएशन? देखिए मैंने आपसे बोला था, डॉक्टर बोल रहे हैं क्या ऐसा है कि कोई सोल तुम्हें दिखना चाहती है मरने के बाद? जब गेटवे पे मरने के बाद एक गेट होता है, वहाँ पर मिलती है तो उसका एक अलग रूप दिखाई देता है, बाद में वो अलग रूप दिखाती है। मतलब क्या वहाँ पर रूप बदलते रहते हैं लोगों के? तो ये आदमी कहता है दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, रूप बदलते रहते हैं। डॉक्टर पूछते हैं क्यों, रूप क्यों बदलते हैं वहाँ पे? लाइक आई वॉज टेलिंग यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अ लॉट of how we present ourselves to each other depends on what we are feeling right then.
what relationship we have with a certain person and where we are. आज मैंने बहुत अच्छी मीटिंग की हमारे जूम सेशन में, और फिर से मैंने रिवाइज़ किया। युगांडा की वो मिनिस्टर थी, क्या नाम था उसका, युगांडा की प्रेसिडेंट थी बेटी मुगाम्बे। याद है कौन थी? जिसको अपने पे ट्रस्ट नहीं था कि मैं अच्छी प्रेसिडेंट बनता हूँ, वो तो हाला तोमास दोतीर थी। बेटी मुगाम्बे कौन थी? बेटी काम्या। उसको युगांडा के लोग बोलते थे मेगू, माई, अम्मा। अच्छा, जो बेटी बिगोम्बे, जो उससे मिलने गई थी ड्रग लॉर्ड से, जो वॉर लॉर्ड से मिलने गई थी, जिसने 1 लाख लोगों को मरवाया था, हिटलर जैसा आदमी था, उससे मिलने गई थी। वो आदमी किसी से मिलता नहीं है, लेकिन ये मिलने गई, वो मिला, एक बार भी नहीं मिला। हम जब किसी से मिलते हैं, देखिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्यों मरने के बाद कोई इंसान आपको एक रूप दिखाता है या दूसरा रूप दिखाता है। जब हम किसी से मिलते हैं, मान लीजिए मैं अनुज से मिला, मैं आपसे मिला, क्या मेरा चेहरा हमेशा एक जैसा होता है? कभी मैं गुस्से में होता हूँ, कभी बहुत प्यार में होता हूँ। तो वो जो अलग अलग मेरे चेहरे का अलग अलग रूप है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हाँ, डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर फीलिंग राइट देन। हम उस समय कैसा फील कर रहे हैं। अब आदमी एक मरा, वो डरा हुआ है, वो गया और वो वहाँ पर किसी सोल को देख रहा है, तो कैसा देखेगा? डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर फीलिंग राइट देन। हमारी थिंक अगेन की जो क्लास चल रही है मोटिवेशनल इंटरव्यू का, उसको सुनने के बाद मुझे याद है आप एकदम खुश हो गई थी। आपने मुझे वो इंस्टाग्राम का वीडियो दिखाया था जिसमें आपने मेकअप, आपने आपको जोकर बनाया था। नॉर्मली आप मुझे कोई वीडियो दिखाती नहीं है, लेकिन आपने वो वीडियो दिखाया, क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर फीलिंग राइट देन। इन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं अल्ट्रासाउंड सीख सकता हूँ? मैं हाँ या ना बोलूँगा, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट आई एम फीलिंग राइट देन, या तो व्हाट ही इज़ फीलिंग राइट देन। हम सब कैसा फील करते हैं वैसा ही हमको चीज़ें दिखाई देती हैं या हम लोगों को दिखाते हैं। अगर हम गुस्से में हैं तो गुस्सा दिखाई देगा, अगर हम गुस्से में हैं तो सामने वाला हमको गुस्से में दिखाई देगा या डरावना दिखाई देगा। डॉक्टर साहब पूछते हैं, ये जो इसको हिप्नोटाइज कर रहे हैं पास्ट लाइफ में जाने के लिए, प्लीज़ टेल मी इफ़ आई अंडरस्टैंड ऑल दिस करेक्टली, द आइडेंटिटी सोल प्रोजेक्ट्स टू ईच अदर depends on timing and location in the spirit world as well as mood and maybe psychological states of mind when they meet. डॉक्टर कंफर्म कर रहा है कि इसका मतलब कोई मरा तो वो एक तो टाइमिंग पर डिपेंड करता है कि किस समय मरा, लोकेशन पर डिपेंड करता है कि किस जगह मरा या किस जगह पर उस सोल को उसने देखा, और इस पर भी डिपेंड करता है मूड के ऊपर, साइकोलॉजिकल स्टेट के ऊपर। मतलब इतनी चीज़ों पर डिपेंड करता है आप मरने के बाद किसको देखोगे और किस रूप में देखोगे। श्योर, इट वर्क्स बोथ वेज, इट इज़ इंटरकनेक्टिंग। बोलते हैं बिल्कुल, मैं जब आपको देखूंगा, देखिए आप कहीं से डरे डरे आ रहे हैं, आप मुझसे मिले और मैं एकदम काम हूं, आप मेरे पास आए, अरे पता है बड़े पापा क्या हुआ, कल की बात है, परसों की, गुड़िया बहुत खुश थी, इतनी खुश थी कि कल उसने मेरे साथ एक कन्फेशन किया, उसके मन में बोझ था, 2 साल पुराना कन्फेशन। हंसते हंसते बोलती है भैया आप तो नाराज ही नहीं होते। मैंने कहा क्यों? बोलती उस दिन हमने शीशा तोड़ दिया था, आप तो नाराज ही नहीं हुए। ये उसके मन में बोझ रहा होगा, लेकिन वो मुझे क्यों बोल पाई? क्योंकि मैं काम था। हम किसी को जब देखते हैं उसकी एनर्जी पर भी डिपेंड करता है, हमारी एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। इट इज इंटरकनेक्टिंग। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे अल्ट्रासाउंड सिखा लोगे? इंटरकनेक्टिंग है। मुझे अगर वो एनर्जी फील नहीं होगी कि आप सीख सकते हो तो मैं नहीं सिखा सकता। अरे मेरा अपना बेटा भी अगर कहेगा मुझे सिखा दो, लेकिन अगर मुझे नहीं फील हो पाएगा कि वो सीख सकता है तो नहीं सिखा सकता मैं। इसलिए तो पांडवों में से खाली अर्जुन को सिखा पाए, बाकी लोगों को क्यों नहीं सिखा पाए? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, देन हाउ कैन वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ सोल्स कॉन्शियसनेस विथ ऑल दीज चेंजेस इन ईच अदर्स इमेज?
तब कैसे पता चलेगा एक मरने के बाद कि हम जिसको मिल रहे हैं उसकी कॉन्शियसनेस, सच्ची कॉन्शियसनेस क्या है? वो आत्मा है कि कोई भूत है, डरावने वाली चीज़ है? कैसे पता चलेगा? तो ये जो पेशेंट है हंसता है, laughs. The image you project never hides who you really are from the rest of us. ये बात भी सच्ची है. The image you project never hides who you really are. आपने मान लीजिए मेरे पास आए और कहा सर मैं एकदम ईमानदारी से सीखना चाहता हूँ. एक इमेज है, लेकिन अंदर से मुझे पता है आपका इमोशन और आपकी हैबिट नहीं सीख सकती. तो आप एक तरह से अपनी इमेज के ज़रिए छुपा रहे हो अंदर की चीज़ को. लेकिन कभी भी हमारे अंदर की चीज़ छुपती नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर की चीज़ हमारे इमोशंस और हमारे हैबिट्स होते हैं 90%, 95%, 99%. और हमारी बुद्धि जो छुपाने की कोशिश करती है वो होता है बस 1%, 2%, 5%. तो इसीलिए किसी के सामने हम दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ, लेकिन छुपा नहीं पाते. एनीवेज, इट्स नॉट द सेम काइंड ऑफ इमोशंस वी नो ऑन अर्थ. फिर आगे कहते हैं मरने के बाद जो इमोशंस आपको वहाँ महसूस होते हैं वो वैसे नहीं होते जैसे धरती पर होते हैं. हियर इट इज़ मोर एब्स्ट्रैक्ट. मरने के बाद जो इमोशंस होते हैं वो ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे आज वैभव ने कहा, बहुत अच्छे से बोला इसने. पहले बात हो रही थी कि बड़ी मम्मी हमारे पर ट्रस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी हरकत से लगा कि ट्रस्ट नहीं करती. बाद में आधे घंटे बाद ही वापस आया तो बोलता है बड़े पापा मैं बाइनरी से सोच रहा था ना. बाइनरी से, बाइनरी मतलब येस एंड नो के रूप में, सही गलत के रूप में. ट्रस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन बीच के भी तो स्टेट्स हैं. थोड़ा ट्रस्ट करती हूँ, थोड़ा डिस्ट्रस्ट करती हूँ. तो जैसे जैसे आप नुआंसेस में जाएंगे, बारीकियों में जाएंगे, वो दुनिया जो है वो और बारीक है. ये फिजिकल वर्ल्ड में वो घुसी हुई है, ये उसमें नहीं घुसा हुआ है. इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक स्पॉन्ज लीजिए आप. स्पॉन्ज जानते हैं, जिसमें पानी सोखता है. उसको पानी में डाल दीजिए तो पानी स्पंज के अंदर अंदर घुस जाएगा, लेकिन स्पंज पानी के अंदर नहीं घुस सकता. ऐसे ही जो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड है वो तो फिजिकल वर्ल्ड में है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में नहीं है. पूरा का पूरा नहीं घुसा हुआ है. इसलिए वहां पर जब आप पहुंचेंगे वहां आपके इमोशंस कैसे हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट. और यहां पर जितना रहेंगे आप, जितना फिजिकल वर्ल्ड में फंसे रहेंगे, उतना बाइनरी सोचेंगे. ये दोस्त है, ये दुश्मन है. यहां पर ये मुझे खा जाएगा, ये नहीं खाएगा. ये मेरी हेल्प करेगा, ये नहीं हेल्प करेगा. ये आप बॉडी की तरह सोच रहे हैं. जानवर ऐसे सोचता है, इसको खा लो, इसको मत खाओ, इसके दोस्त बन जाओ, इससे बच के रहो. वाई वी प्रोजेक्ट सर्टेन फीचर्स एंड थॉट्स इज बेस्ड ऑन confirmation of ideas. ओह हो, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर और ध्यान से सुनो. आंसर पकड़ो, पूछो मत. आपका क्वेश्चन है कि मैं माफ़ क्यों करता हूँ, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर देते हैं और ये बोलते हैं नेचर क्यों माफ़ कर देती है. नेचर भी तो माफ़ करती है अभी गलती. हम किसको क्या रूप दिखाते हैं मरने के बाद? हमको किसी का क्या रूप दिखाई देता है? Why we project certain features and thoughts is based on confirmation of ideas. मरने के बाद मेरा कौन सी शक्ल किसको दिखाई देगी ये डिपेंड करता है ऑन confirmation of ideas. ये confirmation of ideas क्या है? Ideas? Do you mean sentiments at the time? तो ये डॉक्टर बोलते हैं आइडियाज. आइडियाज मतलब तुम ये कहना चाहते हो उस समय तुम्हारा सेंटिमेंट कैसा है, इमोशन कैसा है, वही तो. Yes, sort of, because these human features were part of our physical lives in our places when we discovered things and developed ideas. It is all a continuum for us to use here. अरे बाप रे बाप. आपने अगर उनकी किताब पढ़ी हो, और लॉजिकल किताब है, Many Lives Many Masters, पढ़ी है? उसमें एक डॉक्टर हैं जो पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करते थे और पिछले जन्म में ले जाते थे. बाद में वो कहते हैं एक मास्टर ने उनसे बताया, मिस्टिकल मास्टर ने, कि हम हर जन्म में कोई ख़ास चीज़ सीखने के लिए आते हैं. तो मास्टर से पूछा मतलब ख़ास चीज़ मतलब? बोलते हैं किसी जन्म में हमको दया सीखनी होगी, किसी जन्म में मेहनत सीखना होगा, किसी जन्म में ईमानदारी सीखनी होगी,
किसी जन्म में हमें तपस्या सीखना होगा। दया, तपस्या, ईमानदारी, ऐसे अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। इन सबको अगर एक नाम दें तो विजडम होता है, अच्छाई। लेकिन अच्छाई के अलग अलग रूप हैं। ईमानदारी एक रूप है, दया दूसरा रूप है। एक आदमी ईमानदार हो सकता है लेकिन दयालु ना हो, एक आदमी दयालु हो सकता है लेकिन तपस्वी ना हो। ये अलग अलग रूप है और हर लाइफ में हम यहाँ आते हैं एक एस्पेक्ट को सीखने के लिए। तो ये आदमी कह रहा है बिकॉज दीज ह्यूमन फीचर्स वर पार्ट ऑफ आवर फिजिकल लाइफ्स इन आवर प्लेस व्हेन वी डिस्कवर्ड थिंग्स। जब हम इस दुनिया में आए, आपके हिसाब से एक डिज़ायर आया और हम इस दुनिया में आए। अब इस दुनिया में हम वो चीज़ सीखने के लिए आए। अब हमको पता नहीं है, अगर पता हो तो फटाफट सीखेंगे। जैसे कोई आदमी नौकरी करने जाता है तो किस लिए जाता है? भाई पैसे कमाने के लिए। लेकिन जब अचानक से उसको समझ में आ जाए यहाँ पैसा ही नहीं मिलेगा, यहाँ ज्ञान भी मिलेगा, तो ज्ञान भी सीखने लगता है। और अचानक से उसको ये समझ में आ जाए कि भाई ज्ञान के साथ साथ यहाँ पर पावर भी मिलेगी, तो पावर भी इकट्ठा करता है। तो जब हम इस दुनिया में आए हैं ना, ये बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ मैनी मास्टर्स मिड लाइफ्स को पढ़ के कि मैं यहाँ पर हूँ कुछ सीखने के लिए। जब तक मैं पूरा सीख नहीं लूँगा तब तक मुझे झेलना पड़ेगा। यही यहाँ पर कह रहे हैं, दिस इज़ ऑल अ कंटिन्यूअम फॉर अस। हम वहाँ पर थे मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, वहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ से हमने कुछ सीखना शुरू किया, फिर यहाँ से वापस ऊपर गए। तो इस पूरे 50, 60, 70 साल में मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के लिए मुश्किल से एक दिन का टाइम था। एक क्लास में गए थे, आप सीख करके वापस आ गए। जैसे बड़ी मम्मी पिछली लाइफ में बहुत डेस्परेट थी फ्रीडम के लिए, तो इस लाइफ में उनको फ्रीडम मिली। बचपन से ही बोलती थी मुझे फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम मतलब नौकरी करना है मुझे। बचपन से बोलती थी अगर मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं नौकरी कर लूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन साफ कर लूँगी, बट मुझे काम करना है। ये जो एटीट्यूड होता, पिछले जन्म में वो बेचारी किसी वहाँ राजस्थान के घर में घूंघट वाले मकान में रहती थी। घर से बाहर निकलने को मौका नहीं मिलता था। ये उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था उन्होंने। हम लोग गए थे वहाँ मुक्तेश्वर, तो एक लेडी हैं, उन्होंने किया था उनके लिए। 2 घंटे तक पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। तो उन्हें हिप्नोटाइज होकर के गई, उन्होंने देखा, फिर मैंने पूछा क्या हुआ था, बताया था उन्होंने। इसलिए मैं उनको चिढ़ाता भी हूँ, देखो तुम्हारे पिछले जन्म के ससुराल में, मायके में आ गए हम लोग। बट हम लोगों को पूछना चाहिए कि यहाँ पर हम किस लिए आए हैं, क्या सीखने के लिए आए हैं। ये आदमी कह रहा है कि बिकॉज ह्यूमन फीचर्स आर पार्ट ऑफ आवर फिजिकल लाइफ्स इन अदर प्लेसेस व्हेन वी डिस्कवर्ड थिंग्स। यहाँ पर हम जो जो चीज़ें करते हैं ना, हम कुछ कुछ नया डिस्कवर करते हैं। मैं लखीमपुर में आया तो लखीमपुर में मैंने काम धाम डिस्कवर किया। मैं बम्बई में मेरी स्पिरिचुअल डिस्कवरी हुई। इलाहाबाद में मेरे बचपन की डिस्कवरी थी। वहाँ पर मैंने बहुत अलग एक्सपीरियंसेस किए हैं एंड डेवलप आइडियाज़। और अलग अलग जगहों पर काम करके अलग अलग आइडियाज़ डेवलप होते हैं। आइडियाज़ केवल थॉट नहीं होते। जैसे एक एनलाइटनमेंट का एक आइडिया, ये केवल थॉट नहीं है। जब मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ तो ये आइडिया मेरे लिए एक रियलिटी बनता है। IESM नॉर्मल आदमी के लिए खाली आइडिया है, लेकिन मेरे लिए एक रियलिटी है, बुद्धि। तो डॉक्टर पूछते हैं, वेल इफ इन ईच ऑफ आवर पास्ट लाइफ्स वी हैव अ डिफरेंट फेस, विच वन डू वी अज्यूम बिटवीन लाइफ्स। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से हम हर जन्म में अलग अलग फेस होता है हमारा। इस जन्म में काले हैं, एक जन्म में गोरे हैं, एक में आदमी हैं, एक में औरत हैं। तो हम किसको ये मानें कि हमारा ओरिजिनल फेस है? अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये आदमी कहता है वी मिक्स इट अप, मिक्स हो जाता है सब। यू अज्यूम दोज फीचर्स विच द पर्सन यू सी विल मोस्ट रिकॉग्नाइज यू। ये मुश्किल है। यू अज्यूम दोज फीचर्स, आपके चेहरे में वो फीचर्स आते हैं विच द पर्सन यू सी विल मोस्ट रिकॉग्नाइज एज यू। आप जब किसी को देखते हैं, देखिए मैंने आपको चेहरा दिखाया अपना, तो इस चेहरे को देख करके आप मुझे पहचानते हैं कि किसी और को पहचानते हैं? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं मेरी शक्ल उससे मिलती है, राजू हिरानी जी से। और किससे? अनिल कपूर से मिलती है। अनिल कपूर, राजू हिरानी, और एक आदमी कोई साउथ इंडियन एक्टर बता रहा था, वो दिखती है। क्या मैं वैसा दिखता हूँ? क्या मैं मेरी तरह दिखाई देता हूँ? देखिए इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। यू अज्यूम दोज फीचर्स विच द पर्सन you see will most recognize as you depending on what you want to communicate। देखिए
अब मैं इस जन्म में मेरे सबसे फेवरेट लोग कौन हैं? बचपन में तो अमिताभ बच्चन जी थे, अब क्या हैं? अब कौन है? रमण महर्षि, जिड्डू कृष्णमूर्ति, है ना, निसर्गदत्त महाराज। तो इन सब लोगों को धीरे धीरे मेरा माइंड पकड़ेगा और फिर मेरी शक्ल वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि मैं वही थॉट्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ। हो सकता है कृष्ण जैसे रहे हों उनकी शक्ल मेरे अंदर आ जाए, या जैसे उसको अनुज को एक दिन शंकर भगवान की शक्ल दिखाई दे रही थी मेरे रूप में। बट ये क्वेश्चन ये नहीं है कि आपकी शक्ल कैसी होगी, आपकी शक्ल वैसी होगी जो आप चाहते हो लोग आपको पहचाने जैसे। यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट समथिंग, आप अपने चेहरे से किसी को कुछ बताना चाहते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा जब, वैसे कर्ण की फिगर मेरे लिए बड़ी ख़राब थी कि कर्ण दुर्योधन का दोस्त था, लेकिन जब इस फिल्म को देखा तो देखिए जो डायरेक्टर है कल की फिल्म का, नहीं कर्ण की बात कर रहा हूँ, कर्ण का जो कैरेक्टर है वैसे मेरे लिए बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है। अश्वत्थामा का भी कैरेक्टर बहुत नेगेटिव है, क्योंकि दोनों दुश्मन खराब लोगों की तरफ थे, अधर्म की तरफ थे। लेकिन इस फिल्म में, कल की फिल्म में, डायरेक्टर दिखाना चाहता है दोनों पॉजिटिव सीन में। देखा आपने कल की? देखा, उसमें एक सीन होता है जहाँ पर कूद करके आता है बचाने अश्वत्थामा को कर्ण, और पहली बार मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका डायलॉग, द्रोणपुत्र गुरुपुत्र, मुझे देर तो नहीं हो गई। ऐसा एकदम इंस्पिरेशनल सीन लगता है। उस सीन के जरिए डायरेक्टर हमको चाहता है कि हम उसको पॉजिटिव लाइट में देखें। इसमें एक थिंकर का भी कंसेप्ट आ जाता है कि हमने उनकी तरफ से ये स्टोरी देखी है। हाँ, क्योंकि वो दिखाना चाहता है। ऐसे ही अगर हम इस दुनिया में जाते हैं, इस दुनिया से बाहर जाते हैं और हमें कोई रमण महर्षि दिखाई देते हैं, तो हमें रमण महर्षि क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो बंदा जो हमको दिख रहा है वो चाहता है कि हम स्पिरिचुअल चीज़ों को ही देखें, वही क्वालिटीज़ को देखें। हम लोगों को नहीं देखते, हम क्वालिटीज़ को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं हैं, वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स हैं। डॉक्टर बोलते हैं व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन विदाउट प्रोजेक्टिंग फीचर्स? बोलते ठीक है, शक्ल देख करके तो हम पहचान गए, समझ गए, लेकिन अगर हम ऐसे ही बातचीत करना चाहें, कम्युनिकेट करना चाहें बिना शक्ल के, बिना फीचर्स के, तो श्योर वी डू दैट, इट्स नॉर्मल। बट आई मेंटली एसोसिएट विथ पीपल मोर क्विकली विथ फीचर्स। जब मुझे सहर जी से पहली बार मेरी कनेक्शन हुई थी मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, सपने की दुनिया में, तो कोई बातचीत नहीं हुई थी। मैंने सोचा मन में और उन्होंने समझ लिया। ऑथर कहते हैं हाँ बिल्कुल होता है, नॉर्मल होता है। मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जो बातचीत होती है वो मन के अंदर हो जाता है। लेकिन ऑथर कहते हैं मुझे शक्ल से देख करके बात करना अच्छा लगता है। आई मेंटली एसोसिएट पीपल मोर क्विकली विथ फीचर्स। अगर मुझे कोई दिखे तो मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत मैच्योर आदमी है जो मरा था। अलग अलग लोग अलग अलग मैच्योरिटी के होते हैं, डिपेंडिंग कि आपने कितना टाइम स्पिरिचुअलिटी में खर्च किया है। जैसे आपके लिए, आप हैं तो स्पिरिचुअल आदमी, लेकिन इस लाइफ में आपको मटेरियल चीज़ सीखना होगा। मेरी भी कहानी वैसी है। हम लोग का मन करता है कि यार ये टॉर्चर है ज़िंदगी, नौकरी चाकरी। अगर किसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में अपना करियर बन जाए तो सब सेट हो जाएगा, लेकिन वो छोड़ती नहीं है, बीमारी की तरह पड़ी हुई पीछे, तो आपको वो भी सीखना पड़ेगा। ये आदमी कह रहा है भाई मुझे तो शक्ल सूरत के साथ बात करना मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में भी अच्छा लगता है। साइलेंटली बात हो सकती है लेकिन मुझे अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोगों को फ़ोन पे बात करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को एसएमएस के ज़रिए बात अच्छा लगता है, व्हाट्सएप के ज़रिए, और कुछ लोगों को सीधे वीडियो कॉल चाहिए। वीडियो कॉल के बिना शक्ल देखनी है, तुम हमारी तरफ देख रहे हो नहीं देख रहे हो, पूरा ध्यान दो, तुम कैमरे की नज़र में हो। डॉक्टर पूछते हैं डू यू फेवर प्रोजेक्टिंग अ सर्टेन सेट ऑफ फेशियल फीचर्स? क्या तुम्हें किसी खास तरह की शक्ल पसंद है जब तुम वहाँ मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में होते हो? आई लाइक फेसेस विथ मुस्टैच हैविंग अ रॉक हार्ड जॉ। अब इसकी कहानी सुनिए, बड़ी मज़ेदार कहानी है। कह रहा है कि मुझे ना ऐसी शक्ल पसंद है जिसमें मूंछ हो, और ऐसी शक्ल पसंद है हैविंग रॉक हार्ड जॉ। जॉ जो होता है, जॉ लाइन बोलते हैं आप लोग, जो लोग खूब एक्सरसाइज करते हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि एकदम पत्थर की तरह जॉ लाइन है, रॉक की तरह। क्यों? उसके पीछे एक वजह है। यू मीन दैट यू आर जेफ टैनर, द काउ पंचर फ्रॉम द टेक्सास इन द लाइफ वी डिस्कस्ड अर्लियर। ये बोलते हैं इसका मतलब तुम जेफ टैनर थे क्या, जो पिछले वाले जन्म में हमने काउ पंचर, जो काउ को मारता था, जेफ टैनर। हमने बात की थी पिछले वाले डिस्कशन में। तो ये आदमी हंसता है, दैट्स इट, एंड आई हैव हैड फेसेस लाइक जेफ इन अदर लाइफ्स टू। बोलते हैं एकदम सही, मेरी शक्ल वैसी ही थी
इसका मतलब ये है मरने के बाद भी ये जो बेवकूफ़ी है, मुंह में बर्फ़ चिपोड़ना ख़त्म नहीं होगी। अपनी शक्ल से हम लोगों को बड़ा प्यार होता है। आप पूछ रहे थे कि वो पहला डिज़ायर कौन सा है। अरे पहला तो छोड़ो, अभी तक वो डिज़ायर बची है कि मेरी शक्ल कैसी है, मेरे बाल ठीक हैं कि नहीं। ध्यान तो कर लूँगा मैं, लेकिन कैमरे में जब मैं सवाल वाल पूछा जाए तो अच्छे से दिखना चाहिए। एक रमण है बेचारे, चंडोला बन के बैठे हैं, लंगोट पहन के बैठे हैं। इसलिए तो आप भी अच्छा लगना चाहते हो, इसलिए तो नहीं। देखिए ये आदमी कह रहा है कि मेरी शक्ल, आई हैव हैड फेसेस लाइक जेफ इन अदर लाइफ्स टू। मेरी बहुत सी ज़िंदगी में जेफ जैसी शक्ल थी। अब जिस चीज़ को हम अपना मान लेते हैं वैसी ही शक्ल हमको बार बार मिलती जाती है। बट वाई जेफ? वॉज इट जस्ट बिकॉज ही वॉज यू इन योर पास्ट लाइफ? ये डॉक्टर बोलते हैं लेकिन जेफ जैसा ही शक्ल तुम्हारी क्यों थी? क्या इसलिए क्योंकि वो पिछले जन्मों में भी तुम जेफ थे इसलिए? जैसे आज तुम श्रवण हो, ये वैभव हैं, ये गरिमा है, तो अगले जन्म में इनकी शक्ल वैसी रहेगी थोड़ी बहुत बदल करके। क्या क्योंकि पिछले जन्म में तुम्हारी ऐसी शक्ल थी इसलिए आज भी वैसी शक्ल है? नो, बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। आई फेल्ट गुड एज जेफ। हम किस शक्ल के साथ जिंदगी जिए हैं एंड फेल्ट गुड। एक बड़ा पॉजिटिव सीन दिखाया है, एक फिल्म है महाराज, महाराज नाम है ना, जिसमें आजकल नेटफ्लिक्स पे चल रही है महाराजा। उसका जब ऐड देखेंगे आप तो दिखाते हैं वो बहुत ओपन माइंडेड था, वो कास्ट को नहीं मानता था, छूत अछूत नहीं मानता था। जो महाराजा था? नहीं, जो उसका हीरो है, आई थिंक आमिर खान जी का बेटा है इसमें जिसने एक्टिंग की है। तो वो एक अछूत आदमी है जो खाना खा रहा है, तो ये बोलते हैं यार वहाँ बहुत भीड़ है, थोड़ा चटनी देना। तो ये आदमी कहता है अरे मैं छूत हूँ। बोलते हैं क्या यार चटनी मांग रहा हो, तुमने छूत अछूत बता दिया, और उसके खाने में से ले लिया। अब वो बेचारा जो आदमी अपने आप को अछूत बोल रहा है, ही इज़ मस्ट नॉट बी फीलिंग गुड। तभी तो अपने आप को, याद है हमने पढ़ा था, गौतम बुद्ध ने एक ऐसे ही अछूत आदमी के पीछे पीछे भागे कि मुझे तुमको तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ काम करना है, उसको फिर दीक्षा दी। ज़्यादातर लोग जो फिजिकल वर्ल्ड में हैं और इस किसी खास लाइफ में अपने आप को बहुत ख़राब फील करते हैं, वैसा नहीं होना चाहते वो। ये कह रहे हैं एज ए जेफ आई फेल्ट गुड। जब जेफ था, मैं जेफ टैनर, तब मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आई वॉज हैप्पी अनकॉम्प्लिकेटेड, इट वॉज हैप्पी अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफ। बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, कोई मुश्किलें नहीं थी। डैम आई लुक्ड ग्रेट। अभी हिप्नोटाइज्ड है और बड़ा खुश हो रहा है, अरे यार मैं क्या दिखता था यार। डैम आई लुक्ड ग्रेट। माई फेस रिजेंबल्स दोज बिलबोर्ड स्मोकिंग एड्स यू यूज्ड टू सी अलॉन्ग द हाईवे। तो मेरी शक्ल पता है कैसी थी? जो बड़े बड़े ऐड आते थे, उसके जो मॉडल होते थे, उनकी जैसी मेरी शक्ल थी यार। खुश हो रहा है अपने बारे में। चकलिंग आई एंजॉय शोइंग ऑफ माई हैंडल बार मुस्टैच एज जेफ। बोलते हैं मैं मूछ ऐसे ताव के साथ दिखाया करता था लोगों को पिछले जन्म में। अभी तक उस टाइप के बॉडी के लिए, शक्ल के लिए अंदर में इमोशंस हैं, और इमोशंस खाली ब्रेन का पार्ट नहीं होते। किसी ने पूछा है कि मरने के बाद तो मेमोरी और इमोशन सब खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये सब ब्रेन में स्टोर होता है। नहीं, ये सब मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टोर होता है और कारण शरीर में स्टोर होता है। जैसे हमारे यहाँ आप कंप्यूटर को ख़त्म कर दो तो भी आपकी फ़ोटोज़ क्लाउड में होती हैं, ऐसे ही एक बड़ा सा नेचुरल ब्रह्मांड का क्लाउड है जिसमें हमारे सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं, समराइज होते हैं, फाइल्ड होते हैं, और हम टाइम टाइम से उसमें निकालते हैं। किसने दिखाया था अभी? कोर मेमोरी। कोर मेमोरी, हाँ। डॉक्टर पूछते हैं कलेक्टिव, लेकिन हमारे कलेक्टिव मेमोरी है भाई, हमारी मेमोरी है, काहे का अनकॉन्शियस बोल रहे हैं। डॉक्टर पूछ रहे हैं बट दैट वाज ओनली वन लाइफ, पीपल नॉट एसोसिएटेड विथ यू इन दैट लाइफ मे नॉट रिकॉग्नाइज यू हियर। बोलते हैं कैसे आदमी हो तुम, वो एक ज़िंदगी थी तुम्हारी, तो जो आदमी तुम्हारे साथ उस लाइफ में नहीं था वो तुम्हें कैसे पहचानेंगे कि तुम वही आदमी थे। पीपल नॉट एसोसिएटेड विथ यू इन दैट लाइफ मे नॉट रिकॉग्नाइज यू हियर। भाई तुम इतने खुश हो रहे हो कि मैं वो था, जेफ था, बड़ी बड़ी मूछें थी, मेरी शक्ल बड़ी अच्छी थी, लेकिन आज तुमको लोग कैसे पहचानेंगे? मतलब लोग मुझे पहचान जाएंगे, बहुत जल्दी पहचान जाएंगे। इट वॉज मी सून इनफ। आई कुड चेंज टू समथिंग एल्स बट आई लाइक माई सेल्फ एज जेफ द बेस्ट राइट नाउ। बोलते हैं मैं चाहता तो मैं अपने आप को बदल सकता था किसी और चेहरे में, लेकिन भाई मुझे जेफ की शक्ल पसंद थी। इसका तो लॉजिक एक और हो गया, मेरी शक्ल आशीष शुक्ला जैसी क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म में मुझे
यही शक्ल पसंद थी, अनिल कपूर पसंद था। भाई अनिल कपूर तो इस जन्म के हैं, पिछले किसी जन्म में कुछ रहा होगा कोई। पसंद नापसंद का खेल है अर्जुन। ओह, डॉक्टर पूछ रहे हैं, सो दिस गोज बैक टू वॉट यू आर सेइंग अबाउट ऑल ऑफ अस रियली ओनली हैविंग वन आइडेंटिटी रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ फेशियल फीचर्स वी माइट प्रोजेक्ट एज सोल्स। जिनोका कहती है, और ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ आचार्य प्रशांत को बिल्कुल नहीं भाएगी। वो इसके इनकार करते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं। जब एक डिवाइन फ्रैगमेंट पहला जन्म लेती है, वो तो मना करते हैं, पहला जन्म होता ही नहीं। उसके बाद दूसरा जन्म लेती है, फिर तीसरा जन्म लेती है। उन सारे जन्मों में एक एंटिटी है जो हमेशा रहती है, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ लाइफ्स यू हैव। किस जिंदगी में आपकी कैसी शक्ल है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर में कोई एक ऐसी एंटिटी होती है जो हमेशा सब में रहती है। ये चीज़ आचार्य प्रशांत नहीं मानते, इसलिए उनकी मुक्ति का कॉन्सेप्ट ही बड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस जन्म में हम अच्छा करें कि बुरा करें, अगले जन्म में जब इसका मेमोरी नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा अच्छा करने का? उधार लेके मर जाओ, जब हिसाब किताब भी कोई रख नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा? अगर मैंने आपसे उधार लिया, वापस नहीं किया, मुझे इसकी सज़ा मिलेगी, तब तो मुक्ति का मतलब होता है। नहीं समझे? हमारे प्रशांत भाई बोलते हैं जो कुछ होता है यही होता है, इसी जन्म में होता है, इसके बाद कुछ नहीं होता। अब मैंने आपसे कुछ पैसे लिए और मैं मर गया, पिताजी का पैसा लिया है, उनके जान पहचान वाले ने, वो मर गए। अब वो रो रहे हैं बेचारे, तो उसका कुछ हिसाब किताब होगा। ये कहानियाँ एक लाइफ की नहीं है, मल्टीपल लाइफ्स की चल रही है। और जो आदमी ये जान जाता है वही आदमी मुक्त हो सकता है, क्योंकि उसको दिख जाता है कि यार मैं फिर से ये दुनिया में आऊँगा, फिर से ये लेन देन चलेगा। क्योंकि अगर हमारी खाली एक ही लाइफ है जिसमें हमको अच्छा करना है, तो उसका कोई मुक्ति का, अच्छाई का मतलब नहीं है। अच्छा करके भी आप मुक्त होगे, बुरा करके भी मुक्त हो जाओगे। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता था शुरू में मुझे। क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी में इस चीज़ को मानते हैं कि मल्टीपल लाइफ्स नहीं होते, बस एक ही लाइफ होती है। जब एक ही लाइफ है तो अच्छा करो चाहे बुरा करो, क्या फ़र्क पड़ता है? मरने के बाद तो सब खत्म ही हो जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के बाद कोई नंबर नहीं देखेगा, कोई आपके आंसर देखेगा नहीं, तो उसमें क्या लिखो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जो हिंदू कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अच्छा है। उसमें हर एक लाइफ में आपने जो कुछ अच्छा किया, जो कुछ बुरा किया, सबका एक हिसाब किताब होता है, और उसको हम अगले जन्म में ले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वासनास। कह रहे मरने के बाद हर आदमी उतना समझदार नहीं होता, मरने के बाद भी। और हम लोग वहाँ जाकर के ना अपना चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं मरने के बाद भी, हमारा अच्छा बेस्ट सेल्फ। जैसे यहाँ पर मेकअप करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऐसे मरने के बाद भी हम अपना बेस्ट सेल्फ दिखाते हैं। लेकिन ये मामला इसका नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, इट इज़ समथिंग यू एस्पायर फॉर। आप कैसे बनना चाहते हैं, नहीं समझे? देखिए यहाँ पर हम सब बैठे हैं, किसी के मन में आलस होगा, किसी के मन में लालच होगा, और कोई इनोसेंट होगा। कृष्णमूर्ति के बारे में कहा जाता था कि उनकी ऑरा, लेट बेटर कहते थे ये चीज़, कि जब मैं इस बच्चे से मिला था अड्यार के बीच पे, तो मुझे उनकी ऑरा एकदम सेल्फलेस दिखाई दी, एकदम प्योर ऑरा, उसमें कोई छल नहीं था, कोई चीटिंग नहीं थी। और कृष्णमूर्ति भी बोलते हैं अगर मुझे नहीं लेकर गए होते थियोसॉफिकल सोसाइटी तो मैं मर गया होता, क्योंकि लालची नहीं थे। इनके टीचर्स इनको मारते थे, स्केल से मारकर क्लास के बाहर खड़ा कर देते थे, और ये ऐसे ही पड़े रहते थे। हम लोग के साथ अगर ऐसा हो तो हम लोग अंदर में स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देंगे, अच्छा बताऊंगा तेरे को मैं। लेकिन कृष्णमूर्ति के साथ ऐसा नहीं था। इस दुनिया में रहने के लिए यू नीड इम्प्योरिटी। जैसे पानी में डूबने के लिए आपको वजन चाहिए, हवा पानी में डूबता नहीं है, ऐसे इस दुनिया में आपको अगर फंसे रहना है तो आपको इम्प्योरिटी चाहिए। कृष्णमूर्ति के अंदर इम्प्योरिटी नहीं थी, लास्ट की थोड़ी बहुत बची रही होगी जो उनकी आखिरी जन्म थी। कह रहे हैं सोल्स को लगता है मरने के बाद भी कि मैं अपना सबसे अच्छा शक्ल दिखाऊं लोगों को, बट उनको बेचारों को ये नहीं पता इट इज़ दैट व्हाट यू आर स्ट्राइविंग फॉर विच इज़ इंपॉर्टेंट, कि आप किस तरफ जा रहे हो। कृष्णमूर्ति को ये एहसास हो गया था मुझे खराबी से, गंदगी से अच्छाई की तरफ जाना है, अच्छाई से ही मुक्ति होती है।
इसलिए एक पॉइंट पर वो इतने अच्छे हो गए कि उनके नाम से जो ढेर सारा रुपया पैसा, 5,000 एकड़ की ज़मीन, किला और ढेर सारा पैसा था, वो सब वापस कर दिया। बोला ये मेरा नहीं है, फ्रेश चालू किया लाइफ को। वॉट यू स्ट्राइव फॉर। हम लोग यहाँ पर किस चीज़ के लिए स्ट्राइव करते हैं? पैसे के लिए, पावर के लिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी। लेकिन कृष्णमूर्ति और रमण जैसे लोग किसके लिए स्ट्राइव करते हैं? मेंटल प्योरिटी के लिए। बिकॉज उसी से मिलती है आपको फ्रीडम, इस चक्र से, पैदा होना और मरने वाले चक्र से। ये एक ऐसा खेल है जिसको कई जन्मों में सीखते हैं हम खेलना। शुरू में तो हमको पता ही नहीं चलता कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती भी है। मैं कल उस कुत्ते को देख रहा था, जब हम लोग वॉक कर रहे थे, कुत्ते हमारे बगल में घूम रहे थे, और मैं सोचा अगर ये इसका कौन सा जन्म है, कौन सी डिज़ायर आई होगी इसकी, कुत्ते के तरीके से पैदा होगा। तो ये बहुत मैच्योर सोल है। इससे भी ज़्यादा मैच्योर सोल अभी आएंगे, हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर चल रहा है वो होम कमिंग है। इसके बाद आएगा डिस्प्लेस्ड सोल्स, बेचारे जो भटके हुए सोल्स हैं। उसके बाद आएगा ट्रांजिशन, गाइड्स जो बहुत एडवांस मास्टर्स होते हैं, उनका मरने के बाद कैसा एक्सपीरियंस होता है। एकदम पहला सोल जो बिगिनर सोल होते हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस होता है। इंटरमीडिएट सोल, एडवांस सोल्स, लाइफ सिलेक्शन। काफ़ी लंबा ये सीरीज़ चलेगा दोस्तों। अगर आपको पूरी की पूरी सीरीज़ देखनी है तो dkbrains.com में चल के ज़ेनोगा स्पिरिचुअलिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड से शेयर करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ज़ेनोगा स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन करने के बाद, ठीक है।